बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो है इस रिवीजन टेस्ट पेपर की सीरीज का आखिरी जो आपको करा रहे हैं प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 21 आपका रह गया था, तो सोचा वो दोनों अथवा में मैं करवा दूं। तो प्रश्न नंबर 21 है अपना कि जो शीत युद्ध था, शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी। ठीक है, और इसका अथवा में पूछा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विस्तार से समझाइए और इसकी सफलता का उल्लेख कीजिए। तो दोनों में ही लगभग एक दूसरे से ये संबंधित हैं प्रश्न, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना कर ही दोनों गुटों से दूरी रखी थी और ये भारत की विदेश नीति भी थी दोनों गुटों के प्रति, दोनों देशों के प्रति, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रश्न जो है अंतर संबंधित हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 21 में शीत युद्ध की हम बात करेंगे। शीत युद्ध जब था तो हम जानते हैं कि विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बट गया था। एक तरफ सोवियत संघ और उससे समर्थित सारे देश थे और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके समर्थित देश थे। चुनौतियां ये आ गई थी लोगों के सामने, जैसे ही उस समय सारे राष्ट्र नवोदित हो रहे थे तो सबके सामने ये रास्ता था कि या तो इस गुट में शामिल हो जाओ या इस गुट में, लेकिन किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ था कि दूसरे गुट से अनावश्यक दुश्मनी मोल ले लेना। स्वाभाविक है, जब शत्रु का मित्र तो शत्रु ही होता है ना। अब ऐसे में ये जो रास्ता था, तो नए जो नवोदित राष्ट्र थे, जो बड़ी मुश्किल से सैकड़ों वर्षों के संघर्ष से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त जिन्होंने की थी, उनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि इनके साथ शामिल होकर दोबारा से जो है हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चुंगल में फंस जाएं, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली देश हैं। आज जब वो उस महाशक्ति के सामने टकरा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो उन्हीं अपने देशों के साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में जो 3 बुद्धिजीवी नेता थे, जो मिस्र के गमाल नासिर थे और उसके यूगोस्लाविया के टीटो, जोसेफ टीटो और भारत के पंडित नेहरू, ये तीनों मित्र भी थे अभिन्न, और इन्होंने एक नई विचारधारा, एक नया संकल्प दिया। तो 1954 में एक बैठक की और इनको समर्थन मिला था उनका, है ना, और 2 राष्ट्रों का। तो ऐसे करके इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारतीय विदेश नीति का भी आधार गुटनिरपेक्षता थी, क्योंकि पंडित नेहरू जो है वो बहुत प्रभावित थे गुटनिरपेक्षता से, शांति से, सहअस्तित्व से, उदारवाद से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें इस रास्ते पे चलना है कि दोनों गुटों से। तो चूंकि ये दोनों जो बात करी गई है कि अमेरिका और सोवियत संघ, ये 2 धुरी थी, तो इन दोनों से कौन सी, तो एक लाइन में अगर मैं लिखूं तो शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति नीति तटस्थता की थी, या नीति में विदेश नीति कर दे, है ना, शॉर्ट में विदेश नीति तटस्थता की थी, यानी वो तटस्थ थे दोनों के प्रति, किसी की तरफ झुकाव नहीं था। वह दोनों गुटों से दूरी बनाए रखा, वह दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करता रहा, है ना। भारत की हम बात कर रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति तटस्थता की थी। वह दोनों गुटों से दूरी बनाए रखा, भारत वह दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करता रहा, परंतु धीरे धीरे भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ बढ़ता गया और सोवियत संघ भारत का अभिन्न मित्र बन गया। और 1971 में भारत व सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हुई, जिस पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी व भारत की गुटनिरपेक्षता को छलावा बताया। और परंतु भारत ने कहा कि यह द्विपक्षीय मैत्री संधि है जो भारत को अन्य देशों से संबंध बनाने से नहीं रोकती। यानी पहले तो न्यूट्रल थे, कोई दोनों से दूरी बनाई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही पाकिस्तान ने नाटो की सदस्यता ली और अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बढ़ गया, कहीं ना कहीं वो उसको सहायता, सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हुई, तो भारत को अब वो था, कहते हैं कि थोड़ा सा चिंता हुई कि ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ मिलकर ये भारत को परेशान करे। तो 1965 का युद्ध हो या और भी हो, तो ऐसे इन सब दो उसके बीच अब भारत को लगा कि कहीं कुछ तो होना चाहिए कि जो हमारा एक मित्र हो। जिस तरह से उसने तो एक सुरक्षा संधि कर ली है ना, पर उसका क्या। तो हालांकि ये कोई ऐसा संघर्ष किसी उसमें गुट में, सैनिक गुट में भारत शामिल नहीं हुआ था, आज भी नहीं है। और रही बात परमाणु अप्रसार संधि, तो उस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन जब बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए जब वो युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में अमेरिकी सेनाएं कहीं ना कहीं समर्थन कर रही थी पाकिस्तान का, तो भारत को चिंता हुई और उसने सोवियत संघ के साथ एक मैत्री संधि हुई, जिसमें कि इसी रक्षा का वचन दिया गया। तो इस पर पूरे विश्व के साथ अमेरिका ने तीखी, स्वाभाविक है, जब आप सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि करोगे तो अमेरिका को तो बुरा लगेगा ही, है ना, क्योंकि वो दोनों आपस में कट्टर शत्रु थे उस समय तक। तो
कैसी गुटनिरपेक्षता है, आप इधर तो उसके साथ संधि कर रहे हो। तो भारत ने जवाब दिया कि नहीं, ये कोई ऐसी संधि नहीं है। भारत चूंकि संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र है, जैसे अन्य देशों के साथ संबंध बना सकता है वैसे ही सोवियत संघ के साथ भी क्यों नहीं संबंध बना सकता, विदेश संबंध। तो ऐसे में ये संधि हमारे को कहीं नहीं बांधती है, ना तो कोई सैनिक समझौता करती है और ना ही ये बांधती है कि अन्य देशों के साथ हम अपने संबंध नहीं बना सकते। ये मैत्री अमेरिका के साथ भी संबंध बनाने के लिए मना नहीं करती है। तो धीरे धीरे सने सने जो है बढ़ता गया लगाव और सोवियत संघ हमारा अभिन्न मित्र बन गया। कहें कि उस आर्थिक दौर में जब भारत को विकास करना था, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी करेंसी में, रूबल में जो है पैसा दिया था और रुपए में वापस लिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आज हमारे जितने भी रक्षा के जितने भी संबंधित सारे समझौते हैं, सारे जो हथियार हैं, बड़े बड़े ये सारे पर वो है पनडुब्बियां हैं, सब कुछ जो है ब्रह्मोस कितनी बड़ी मिसाइल जो बनाई थी रूस और भारत ने मिलकर, तो ये सारा तकनीकी सपोर्ट हो, सैनिक सपोर्ट हो, सैनिक प्रशिक्षण हो, ये सारी चीजें, आर्थिक सहायता भी, तो एक अभिन्न मित्र बना। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध तो 90 तक ही रहा, 91 में जैसे ही विघटन हुआ तो शीत युद्ध की भी समाप्ति कहीं ना कहीं तीसरी मानी गई, है ना। तो शीत युद्ध में उसमें अब स्वाभाविक है, जब सोवियत संघ की तरफ झुका होगा तो अमेरिका की जो भवें तन गई और उसने जो है बार बार हमला कर, हमला मतलब मुंह से ऐसे हमला नहीं किया, पर बार बार वो कसर नहीं छोड़ता था भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टांग खींचने में। तो ये उसकी विदेश नीति थी भारत की, कि पहले न्यूट्रल, अगर एक शब्द में कहें तो कौन सी थी, तटस्थता की थी, दोनों गुटों से दूरी, और उसने बनाए भी रखी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कोई सैनिक समझौता नहीं किया। जैसे पाकिस्तान नाटो में हो गया था, वैसे ही वार्सा पैक्ट पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये इस प्रकार से भारत की विदेश नीति को लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि उसने तटस्थता की नीति अपनाई शीत युद्ध के दौरान, है ना। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो इससे ही संबंधित है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में विस्तार से समझाओ और उसकी सफलता। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हम सभी जानते हैं कि हमारी गुटनिरपेक्षता हमारी भारतीय विदेश नीति का अंग भी बनी, बहुत बड़ा अंग है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब शुरू हुआ था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई हम जानते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, शुरुआत जो है 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन से हुई, है ना। बेलग्रेड सम्मेलन से हुई, और इसमें जो है 3 देशों के प्रमुख इसमें थी, है ना। तो इसमें संस्थापक सदस्य जो थे, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, संस्थापक सदस्य थे भारत के पंडित नेहरू, है ना, और मिस्र के गमाल नासिर, है ना, गमाल अब्दुल नासिर उनका पूरा नाम है, और यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, है ना। यूगोस्लाविया देशों के नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है। यूगोस्लाविया, है ना। और इसके साथ साथ यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो थे, और इसके साथ साथ घाना, है ना, घाना के एनाक्रूमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो भी थे, इंडोनेशिया, इन्होंने भी इनको समर्थन दिया, है। इंडोनेशिया, है ना, ये संस्थापक सदस्य थे। और प्रथम सम्मेलन में, यानी बेलग्रेड सम्मेलन में जो है, प्रथम सम्मेलन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, 25 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है। जो 18वें सम्मेलन
बाकू में, अजरबैजान की राजधानी है बाकू, बाकू में 120 संख्या हो गई है ना। तो ये मतलब यहाँ से शुरू हुआ था 1961 से बेलग्रेड से, और ये 3 मित्रों ने शुरू किया था, 2 ने उनको सपोर्ट किया था और एक ऐसा रास्ता, ऐसा मंच दिया। अगर हम सफलता की बात करें तो यहाँ एक और जाकर जो 2019 में है ना 18वां सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था 2019 में, 2019 में 18वां सम्मेलन हुआ अभी लेटेस्ट, जिसमें सदस्यों की संख्या 120 हो गई, जबकि उसको समाप्त हुए कितने साल हो गए है ना, युद्ध गुटों को समाप्त हुए कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, यही इसकी सफलता है। तो अगर सफलता की बात करें तो यहाँ 2 लाइनें लिखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के दौर में तीसरी दुनिया को तीसरा रास्ता दिखाया, इसको ऐसे ही लिखें आप है ना, तीसरा रास्ता दिखाया, साथ ही साथ और तीसरे विश्व युद्ध से भी बचाया, तीसरे विश्व युद्ध से भी विश्व को बचाया, है ना। अब कैसे बचाया, थोड़ा सा यहाँ मैं प्रकाश डालूंगी, लिखूंगी कम, बताऊंगी ज्यादा, और आप मेरी वो सारी बातें नोट करें। कैसे कि जो नए नए राष्ट्र हुए थे तो तीसरी रास्ता कौन सा, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो सोवियत संघ वाले खेमे में शामिल हो या अमेरिका वाले खेमे में, या नाटो में जाए या वार्सा पैक्ट पर साइन करें। लेकिन चूंकि नवोदित राष्ट्र उस समय सारे तीसरी दुनिया ही थी, विकासशील देश थे, सारे अविकसित देश थे, नए नए स्वतंत्र हो रहे थे वर्षों की गुलामी के बाद, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का दंश वो झेल चुके थे, स्थितियां वही थी जो भारत की थी, वही लगभग उन सब देशों की थी। तो ऐसे में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उनको एक तीसरा रास्ता बताया कि आप इन दोनों रास्तों पर जाने के बजाय तीसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाकर रख सकते हैं, सम्मान पूर्वक अपना विकास करें। और उसमें ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य हैं उन्होंने प्रण लिया कि वो शांति बनाए रखेंगे, अपने आसपास भी विश्व में भी कोशिश करेंगे और इन सभी सदस्य देशों के विकास के लिए प्रण लेंगे। ये सारे उनके वादे थे जिनको पूरा भी किया। और न केवल इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने तटस्थता का अर्थ होता है, अगर हम वैसे लें तो पृथकतावाद, जैसे कि अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ शुरू में तो उसने क्या किया, वो अलग थलग बना रहा है पूरी दुनिया से, पर ये ऐसा नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सिर्फ तटस्थ नहीं था, क्योंकि जब जब आवश्यकता पड़ी, चाहे वो कोरिया के युद्ध के बीच भारत ने जो है बीच बचाव किया था, यानी बीच में मध्यस्थता करके शांति से सुलझाया था, और भी चाहे वो क्यूबा संकट हो या कोई भी हो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता थे, शीर्ष नेता, उन्होंने मध्यस्थता करके दोनों गुटों को समझाया और तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका। अगर कल्पना करिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं होता और सिर्फ लोगों के पास 2 ही रास्ते थे, इसमें जाना है इसमें, तो दोनों और शक्तिशाली हो जाते, दोनों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो युद्ध की आकांक्षाएं थी, वो और ज्यादा बढ़ती और तीसरा विश्व युद्ध जो है होकर रहता। लेकिन जब तीसरा रास्ता निकल के आया तो वो शांति का रास्ता था और उसने अब तक तृतीय विश्व युद्ध को बचा के रखा। जब क्यों संकट आया था तो ऐसा लगा अब युद्ध हुआ, लेकिन इन्हीं सब लोगों ने मिलकर मध्यस्थता की और विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से। तो सफलता की अगर अपन बात करें तो 2 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पहला तो तीसरी दुनिया के जो देश नवोदित हो रहे थे उनको एक तीसरा रास्ता दिया और तृतीय विश्व युद्ध होने से कहीं ना कहीं पूरे विश्व को बचाया, है ना। और आज की सफलता की तो इसी में आप लिख सकते हैं तीसरा ये भी कि भले ही शीत युद्ध खत्म हो गया है, गुट खत्म हो गया है, लेकिन आज भी उसके सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2006 के जो क्यूबा में हवाना में सम्मेलन हुआ था, उसके बाद अभी जब 2019 तब 116 सदस्य थे और 25 पर्यवेक्षक थे। अभी जो है कितने हैं, अभी 120 सदस्य हैं। 2019 में जो हुआ है भारत में के जो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसमें प्रतिनिधि के रूप में गए थे। तो ये सारी चीजें इसकी सफलता को इंगित करती हैं कि आज भी कई बार ये प्रश्न अक्सर ये आता है क्या प्रासंगिक है, तो बिल्कुल प्रासंगिक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र के देश हैं, सदस्य देश, ये आज अपने आप को आर्थिक विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो अपने क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके लिए एक ऐसा मंच है जिस पर जाकर वो अपनी बात रख सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ ही ये पूरी सीरीज समाप्त होती है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।